नमस्कार और स्वागत है। आज हम एनवीडिया की आने वाली GeForce RTX 50 सीरीज पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे हाथ कुछ ट्रेनिंग वाले दस्तावेज लगे हैं जो इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में काफी कुछ बताते हैं। हाँ, काफी दिलचस्प जानकारियां उनमें। तो आज का हमारा मकसद है कि इन डॉक्स से जो भी पता चला है उसे आसान भाषा में समझें और ये देखें कि भाई ये RTX 50 सीरीज पिछली RTX 40 यानी एडा सीरीज से क्यों और कैसे बेहतर है। सही है। खासकर गेमिंग और AI में क्या नया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा ये सिर्फ एक मामूली अपडेट नहीं लगता, कई जगह तो इसे गेम चेंजर तक कहा जा रहा है और इसकी जड़ में है नया ब्लैकवेल आर्किटेक्चर। ब्लैकवेल, हाँ सुना है इसके बारे में। यही वो बेस है जो पूरी RTX 50 सीरीज को पावर देगा और ये आडा आर्किटेक्चर से मतलब एक बड़ा कदम आगे है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। अगर हम सिर्फ नंबर्स देखें, आंकड़ों की बात करें, तो एडा के मुकाबले इस ब्लैकवेल में कितना दम है, क्या खास अंतर है जो सीधे परफॉर्मेंस पे असर डालेंगे? हाँ, तो देखो आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले तो ट्रांजिस्टर काउंट। ब्लैकवेल में एडा के तुलना में 3 गुना ज्यादा ट्रांजिस्टर बताए गए हैं। 3 गुना? हाँ, कुल 92 बिलियन। ये जो छोटे छोटे स्विच होते हैं यही तो सारी प्रोसेसिंग करते हैं, तो इनकी संख्या तिगनी होने का मतलब है कि जो मुश्किल कैलकुलेशंस हैं वो करने की क्षमता बहुत बढ़ गई है। समझ गया। गेम्स में ज्यादा डिटेल वाले सीन या AI मॉडल को तेजी से प्रोसेस करने में इससे काफी मदद मिलेगी। 92 बिलियन, ये तो वाकई बहुत बड़ा नंबर है। और मेमोरी का क्या? आजकल गेम्स हो या AI, मेमोरी तो बहुत खाते हैं, वहां क्या सुधार है एडा के मुकाबले? हाँ, मेमोरी का भी ध्यान रखा गया है। जो मेमोरी बैंडविड्थ है, मतलब GPU कितनी तेजी से मेमोरी से डेटा ले दे सकता है, उसे भी डबल कर दिया गया है, 1.8 TBPS। डबल 1.8 TBPS। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि इसमें नई ज्यादा तेज G7 मेमोरी का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, G7 मेमोरी? इसका सीधा फायदा यह है कि जो हाई रेजोल्यूशन टेक्सचर होते हैं या बड़े गेम वर्ल्ड्स या फिर भारी भरकम AI डेटा सेट्स, उनको GPU तक लाना और प्रोसेस करना ज्यादा तेज और स्मूथ होगा। एडा के मुकाबले ये बॉटलनेक कम होगा। ठीक है, तो ज्यादा ट्रांजिस्टर, तेज मेमोरी। अब आते हैं कंप्यूट परफॉर्मेंस पे, जैसे शेडर्स और रे ट्रेसिंग। ये चीजें गेम्स को सुंदर बनाती हैं। यहाँ एडा से तुलना करें तो शेडा परफॉर्मेंस जो टीफ्लॉप्स में नापते हैं वो भी करीब 1.5 गुना बढ़कर 125 टीफ्लॉप्स बताई गई हैं। ये गेम्स में विजुअल इफेक्ट्स जैसे धुआं, पानी वगैरह रेंडर करने की ताकत है। और रे ट्रेसिंग, जिससे वो रियलिस्टिक लाइटिंग और रिफ्लेक्शंस आते हैं, उसकी परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा 380 RT टीफ्लॉप्स तक बताई गई है। 380? असल में कई जगहों पर स्रोत सीधे सीधे 2x एडा यानी एडा आर्किटेक्चर से 2 गुना प्रदर्शन का दावा कर रहे हैं। 2 गुना प्रदर्शन एडा के मुकाबले? अरे वाह, ये तो बहुत बड़े दावे हैं। हाँ, अगर ये सच है तो विजुअल क्वालिटी में ये एक बहुत बड़ा उछाल होगा। बिल्कुल। अब हार्डवेयर से थोड़ा हटकर AI की बात करते हैं। एडा सीरीज में भी AI पर काफी जोर था, DLSS 3 वगैरह आया था। स्रोत कहते हैं कि ब्लैकवेल में न्यूरल रेंडरिंग और एक अलग से AI मैनेजमेंट प्रोसेसर है। ये एडा के AI अप्रोच से कैसे अलग या बेहतर है? देखिए, AI यहाँ सिर्फ एक फीचर जैसा नहीं लग रहा, ऐसा लगता है जैसे ये आर्किटेक्चर के बिल्कुल केंद्र में है। स्रोत 4000 AI टॉप्स तक की कुल AI परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। 4000 टॉप्स? हाँ, जो एडा से कहीं ज्यादा है, लेकिन असली कहानी शायद एक नई तकनीक में है, ब्लैकवेल FP4 फॉर्मेट। ये अकेला ही करीब 3400 टॉप्स का योगदान दे रहा है। FP4, ये क्या चीज है? हमने पिछली पीढ़ी में मतलब RTX 40 में FP8 और FP16 फॉर्मेट सुने थे। ये FP4 उनसे कैसे अलग है और इतना जरूरी क्यों है? हाँ, FP4 एक नया और भी ज्यादा एफिशिएंट मतलब कुशल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फॉर्मेट है। इसे खास तौर पर AI इन्फेरेंस यानी AI मॉडल को चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। और स्रोत का दावा बड़ा दिलचस्प है। क्या दावा है? उनका कहना है कि ये FP4 जो पिछला FP16 था RTX 4090 वगैरह में, उसके तुलना में आउटपुट क्वालिटी लगभग वैसी ही रखता है, लेकिन परफॉर्मेंस 2 गुनी से भी ज्यादा दे सकता है। और सबसे बड़ी बात, VRAM का इस्तेमाल आधा कर देता है। VRAM आधा? ये तो बहुत बड़ी बात है। आजकल AI मॉडल्स इतनी मेमोरी जो खाते हैं, क्या इसका कोई उदाहरण है स्रोत में कि असल में कैसे काम करता है ये? हाँ बिल्कुल, स्रोत एक flux.dev नाम के AI मॉडल का उदाहरण देते हैं। शायद कोई बड़ा टेक्स्ट टू इमेज टाइप का मॉडल होगा। अच्छा। तो इसे RTX 4090 आडा
पर FP16 में चलाने में उनके हिसाब से 15 सेकंड लगते हैं और 23 GB VRAM खर्च होती है। 15 सेकंड और 23 GB VRAM। ठीक है। अब उसी मॉडल को RTX 590 ब्लैकवेल पर नए FP4 फॉर्मेट में चलाते हैं तो सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं और VRAM सिर्फ 10 GB। क्या बात है, 15 सेकंड से 5 सेकंड और 23 GB से सिर्फ 10 GB, मतलब टाइम 3 गुना कम और VRAM आधे से भी कम। एग्जैक्टली। ये तो जो लोग AI पे काम करते हैं या गेम्स में AI फीचर्स यूज करते हैं उनके लिए तो जबरदस्त चीज होगी। निश्चित रूप से। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि AI मॉडल लगातार बड़े होते जा रहे हैं और ज्यादा VRAM मांग रहे हैं। स्रोत में ग्राफ भी है जो यही ट्रेंड दिखाता है। हाँ, स्टेबल डिफ्यूजन से शुरू होकर फिर स्टेबल डिफ्यूजन XL, फिर ये फ्लक्स और आगे वीडियो जनरेटर तक VRAM की जरूरतें बढ़ती ही जा रही हैं। तो FP4 जैसी टेक्नोलॉजी इस चुनौती से निपटने में मदद कर सकती है। सही बात है। इससे शायद ज्यादा पावरफुल AI कम महंगे कार्ड्स पर भी चल पाए। हाँ, या फिर हाई एंड कार्ड्स भविष्य के और भी बड़े मॉडल्स को संभाल पाएंगे। ये एडा की क्षमताओं से एक साफ अपग्रेड है। गेमिंग एक्सपीरियंस को कैसे बेहतर बनाता है? सबसे पहले DLSS की बात करते हैं। आदा ने हमें DLSS 3 और फ्रेम जनरेशन दिया था। अब RTX 50 के साथ DLSS 4 आ रहा है। इसमें क्या खास है? स्रोत बताते हैं कि DLSS 4 के पीछे ट्रांसफॉर्मर मॉडल का इस्तेमाल किया गया है। ट्रांसफॉर्मर मॉडल, ये तो वही AI आर्किटेक्चर है जो ChatGPT जैसे बड़े भाषा मॉडल यूज करते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल वही। दिलचस्प बात यह है कि एनविडिया उसी सिद्धांत को अब इमेज बनाने और सुधारने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये भाषा के कॉन्टेक्स्ट को समझने में माहिर होते हैं, अब वही इमेज के लिए। अच्छा, भाषा मॉडल वाली तकनीक इमेज के लिए। इसका फायदा क्या होगा गेमिंग में? दावा यह है कि इससे न केवल परफॉर्मेंस और अच्छी हायर परफ होगी और लेटेंसी कम लोअर लेटेंसी होगी, बल्कि कुछ मामलों में इमेज क्वालिटी नेटिव रेंडरिंग से भी बेटर देन नेटिव IQ हो सकती है। क्या नेटिव से भी बेहतर, मतलब बिना DLSS के जो असल रेंडरिंग होती है उससे भी अच्छी क्वालिटी? हाँ, यही दावा है। ये एक तरह से क्रांतिकारी बात है कि AI से बनी इमेज असल में रेंडर हुई इमेज से भी ज्यादा साफ या डिटेल दिख सकती है। ये DLSS 3 के फ्रेम जनरेशन से भी आगे की सोच लगती है। वाह, ये तो सुनना पड़ेगा। क्या इसका असर सिर्फ हाई एंड कार्ड्स पे दिखेगा या जैसे 5060 Ti वगैरह पर भी? कोई उदाहरण है? हाँ, स्रोत में एक RTX 1560 Ti का उदाहरण दिया गया है। वो दिखाता है कि DLSS 4 ऑन करने पर ये मिड रेंज कार्ड नेटिव रेंडरिंग के मुकाबले काफी ज्यादा फ्रेम रेट देता है। अच्छा, तो मिड रेंज में भी फायदा मिलेगा? हाँ, ऐसा लगता है कि फायदा पूरी RTX 50 लाइनअप में मिलेगा। और एक अच्छी बात यह है कि स्रोत के मुताबिक लॉन्च के दिन से ही 75 गेम्स और एप्स में इसका सपोर्ट होगा। 75? हाँ, ये तो एडा के DLSS 3 लॉन्च से काफी ज्यादा है। हाँ, मतलब शुरुआत से ही एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार मिलेगा। ये अच्छी खबर है। फ्रेम रेट और इमेज क्वालिटी तो हो गई, गेमिंग में रिस्पॉन्सिवनेस भी बहुत जरूरी है, मतलब एक्शन का तुरंत स्क्रीन पर दिखना। स्रोत एनवीडिया रिफ्लेक्स 2 का जिक्र करते हैं। ये एडा वाले रिफ्लेक्स से कैसे बेहतर है? लेटेंसी कितनी कम करता है? हाँ, लेटेंसी यानी आपके माउस क्लिक और स्क्रीन पर असर दिखने के बीच का टाइम, ये खासकर तेज गेम्स में बहुत मायने रखता है। रिफ्लेक्स 2 इसी सिस्टम लेटेंसी को और कम करने पर फोकस करता है। स्रोत के अनुसार ये लेटेंसी को 75% तक कम कर सकता है। 75% तक? कोई गेम का उदाहरण है? हाँ, पॉपुलर ई-स्पोर्ट्स गेम वैलोरेंट का उदाहरण दिया है। स्रोत बताते हैं कि रिफ्लेक्स 2 के साथ एवरेज PC लेटेंसी 3 मिलीसेकंड से भी कम हो जाती है। 3 मिलीसेकंड से कम? ये तो लगभग इंस्टेंट हो गया। हाँ, बिल्कुल। मतलब इतनी तेज कि शायद इंसान महसूस भी ना कर पाए। ये आदा के रिफ्लेक्स से भी एक कदम आगे है। अविश्वसनीय। स्रोत इसे गेमिंग एक्सपीरियंस के 3 पिलर्स में से एक बताते हैं। इमेज क्वालिटी, गेम सुंदर दिखे, फ्रेम रेट, गेम स्मूथ चले, और लेटेंसी, गेम तुरंत रिएक्ट करे। रिफ्लेक्स 2 सीधे सीधे तीसरे पिलर को मजबूत करता है। तो कुल मिलाकर ब्लैकवेल गेमिंग के तीनों पहलुओं को एडा की तुलना में बेहतर बनाने का टारगेट रखता है। तो गेमिंग के लिए तो काफी कुछ है, लेकिन आजकल GPUs सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं होते। बहुत से लोग कंटेंट क्रिएशन, स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं। क्या एडा के मुकाबले क्रिएटर्स के लिए भी ब्लैकवेल में कुछ नया है, खासकर वो एनवीडिया ब्रॉडकास्ट ऐप में? हाँ, क्रिएटर्स के लिए भी स्रोत में कुछ दिलचस्प अपडेट्स का जिक्र है, खासकर एनवीडिया ब्रॉडकास्ट ऐप में। पहला नया फीचर है स्टूडियो वॉइस। स्टूडियो वॉइस? हाँ, स्रोत का दावा है कि ये AI का इस्तेमाल करके किसी भी साधारण माइक से बैकग्राउंड नॉइज और कमरे की गूंज एको हटा सकता है।
जिससे एकदम स्टूडियो जैसी ऑडियो क्वालिटी मिलती है। इसमें एक AI इक्वलाइजर भी है जो आवाज को ऑप्टिमाइज करता है। मतलब महंगे माइक या साउंड प्रूफिंग के बिना भी अच्छी ऑडियो रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग हो सकती है। दावा तो यही है। दूसरा नया फीचर है वर्चुअल की लाइट। वर्चुअल की लाइट? ये AI की मदद से वेबकैम फीड में आपके चेहरे पर लाइटिंग को बेहतर बनाता है। जैसे आपके पास कोई प्रोफेशनल लाइट सेटअप हो, वीडियो कॉल या स्ट्रीमिंग में आपकी विजुअल प्रेजेंस सुधर सकती है। ये तो काम की चीज लग रही है। हाँ, और इसके अलावा जो पहले से फीचर्स थे जैसे नॉइज रिमूवल, वर्चुअल बैकग्राउंड, आई कॉन्टैक्ट, उनको भी अपडेट किया गया है और आपका इंटरफेस भी नया किया गया है। ये अपडेट्स फरवरी में आने वाले हैं। ये तो वाकई स्ट्रीमर्स, वीडियो क्रिएटर्स और यहाँ तक कि जो लोग रोज वीडियो कॉल्स करते हैं उनके लिए बहुत काम के सुधार लगते हैं। अच्छा, स्रोत में एक और बहुत ही फैसिनेटिंग चीज का जिक्र है, ACE, ऑटोनमस गेम कैरेक्टर्स। ऑटोनमस मतलब स्वायत्त। ये क्या है? ये तो एडा के टाइम से बिल्कुल नया लग रहा है। एस यानी ऑटोनमस गेम कैरेक्टर्स, ये बेसिकली AI से चलने वाले नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स, NPCs बनाने की टेक्नोलॉजी है। AI वाले NPCs? हाँ, सोचिए ऐसे गेम कैरेक्टर्स जो सिर्फ स्क्रिप्टेड डायलॉग ना बोले बल्कि आपसे मतलब प्लेयर से नेचुरली बात कर सके, गेम वर्ल्ड में जो हो रहा है उससे सीख सकें, आपकी बातों और एक्शन पर समझदारी से रिएक्ट कर सकें और शायद अपनी खुद की भावना या लक्ष्य भी बना सकें। क्या बात कर रहे हैं! ये तो गेमिंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल सकता है। मतलब NPC सिर्फ बैकग्राउंड नहीं बल्कि असली किरदार बन जाएंगे। संभावना तो यही है। स्रोत इसे AI NPC पार्टनर भी कह रहे हैं। वो कुछ बहुत एडवांस्ड AI मॉडल्स का भी जिक्र करते हैं जो इसके पीछे हो सकते हैं। कॉस्मोस, मिस्ट्रॉल, नीमो मिनिट्रॉन, SLMs, नीमो विजन, नीमो ऑडियो, ऑडियो टू फेस, डिफ्यूजन वगैरह। बाप रे, इतने सारे मॉडल्स! हाँ, और कुछ गेम पार्टनर्स का भी जिक्र है जो इसे अपना रहे हैं। ये एडा के टाइम से बहुत बड़ा कदम है जहां AI ज्यादातर ग्राफिक्स रेंडरिंग या परफॉर्मेंस बढ़ाने में मदद कर रहा था। एस के साथ AI सीधे गेम प्ले और कहानी का हिस्सा बन सकता है। ये वाकई भविष्य की झलक जैसा लगता है। अब तक हमने जो भी बातें की वो ज्यादातर हाई एंड क्षमताओं जैसे RTX 5090 पर लागू होती लगती हैं, लेकिन एनवीडिया के ज्यादातर ग्राहक तो मिड रेंज कार्ड्स खरीदते हैं जैसे X60 या X70 सीरीज। उन आम गेमर्स के लिए ब्लैकवेल और RTX 50 सीरीज में क्या है जो शायद 4060 या 4070 से अपग्रेड करने की सोच रहे हो या किसी पुरानी पीढ़ी से आ रहे हो? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और स्रोत इस पर भी ध्यान देते हैं। वो सीधे तौर पर उन लाखों गेमर्स को टारगेट कर रहे हैं जो अभी भी पुरानी जनरेशन के कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बहुत ही प्रभावशाली ग्राफ स्रोत में दिखाया गया है। हाँ, जो पुराने और बहुत पॉपुलर GTX 1060 कार्ड की तुलना RTX 5060 Ti से करता है। GTX 1060? अरे हाँ, वो तो कई साल पुराना कार्ड है, लेकिन आज भी बहुत लोग यूज करते हैं। तो 5060 Ti उसके मुकाबले कितना तेज है? स्रोत का दावा है कि RTX 5060 Ti जब DLSS, शायद DLS4 ऑन हो तो कुछ सिनेरियो में GTX 1060 की तुलना में 50 गुना तक परफॉर्मेंस दे सकता है। 50 गुना? ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। ये समझना जरूरी है कि ये शायद एक खास ऑप्टिमाइज्ड सिनेरियो में है और इसमें DLSS का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, हाँ, DLS का कमाल। हाँ, जो AI का इस्तेमाल करके कम रेजोल्यूशन पर रेंडर करके फिर उसे अपस्केल करता है। लेकिन ये दिखाता है कि सिर्फ हार्डवेयर की रॉ पावर ही नहीं बल्कि ब्लैकवेल की AI क्षमताएं जैसे DLS4 मिलकर पुरानी पीढ़ियों के मुकाबले कितना बड़ा परफॉर्मेंस गेन दे सकती हैं। स्रोत का लक्ष्य साफ है, उन 5 करोड़ से ज्यादा गेमर्स को एक मजबूत कारण देना जो अभी भी पुरानी जनरेशन पास्कल यानी 10 सीरीज, ट्यूरिंग यानी 20 सीरीज या एम्पियर यानी 30 सीरीज के X60 या X50 वाले GPUs इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके लिए RTX 50 सीरीज का मिड रेंज कार्ड भी एडा सीरीज के मिड रेंज कार्ड से ज्यादा आकर्षक अपग्रेड हो सकता है। तो अगर हमें इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो इन स्रोतों के आधार पर, RTX 50 सीरीज ब्लैकवेल असल में RTX 40 सीरीज एडा से कितनी और कैसे बेहतर है? मेन पॉइंट्स क्या हैं? संक्षेप में कहें तो स्रोत ये तस्वीर पेश करते हैं कि RTX 50 सीरीज सिर्फ रॉ हॉर्स पावर में ही एडा से आगे नहीं है। मतलब ज्यादा ट्रांजिस्टर, तेज मेमोरी, बेहतर शेडर परफॉर्मेंस तो हैं ही। हाँ, वो तो है, लेकिन उससे भी बढ़कर ये AI का कहीं ज्यादा स्मार्ट और गहरा इस्तेमाल करके गेमिंग, AI कंप्यूटिंग और कंटेंट क्रिएशन के एक्सपीरियंस को फंडामेंटली बेहतर बनाने पर फोकस्ड है। एडा ने AI की नींव रखी थी, ब्लैकवेल उस पर एक पूरी इमारत खड़ी कर रहा है।
एक तरह से। अच्छा। मुख्य सुधारों में है नई FP4 जैसी तकनीकों से AI में जबरदस्त एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस, DLSS 4 जो शायद नेटिव से बेहतर इमेज क्वालिटी दे, Reflex 2 जो लेटेंसी को लगभग खत्म कर दे, Ace A जो गेमिंग में NPC इंटरैक्शन को बदल सकता है, और ब्रॉडकास्ट ऐप में क्रिएटर्स के लिए उपयोगी नए AI फीचर्स। मतलब लगभग हर मोर्चे पर आडा की तुलना में सार्थक और महत्वपूर्ण सुधार दिख रहे हैं। बिल्कुल। तो संदेश ये है कि ये सिर्फ एक रूटीन सालाना अपग्रेड नहीं है, बल्कि ग्राफिक्स और AI कंप्यूटिंग में एक नए चैप्टर की शुरुआत हो सकती है। ये सिर्फ तेज होने के बारे में नहीं, बल्कि स्मार्ट होने के बारे में भी है। एकदम सही कहा। और FP4 जैसी तकनीकें इस बात का भी संकेत देती हैं कि भविष्य में परफॉर्मेंस बढ़ाने के साथ साथ एफिशिएंसी पर भी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, यानी प्रति वॉट परफॉर्मेंस और प्रति VRAM बाइट परफॉर्मेंस। हाँ, ये जरूरी है। हाँ, ये AI के बढ़ते इस्तेमाल और एनर्जी की चिंताओं को देखते हुए एक महत्वपूर्ण दिशा है जो आडा के समय से ज्यादा साफ तौर पर उभर रही है। ACE ऑटोनोमस कैरेक्टर्स और AI NPC पार्टनर्स का जिक्र है। जरा कल्पना कीजिए कि भविष्य के खेलों में AI किरदार कितने वास्तविक, कितने बुद्धिमान हो सकते हैं। सोचने वाली बात है। जब वे सिर्फ तयशुदा पंक्तियां बोलने के बजाय सच में हमसे बात करेंगे, हमारे कामों से सीखेंगे, दुनिया की घटनाओं पर रिएक्ट करेंगे और शायद अनप्रिडिक्टेबल व्यवहार भी करेंगे, तो गेमिंग का अनुभव कितना बदल जाएगा। क्या ये हमें खेल की दुनिया में और भी ज्यादा डुबो देगा, या शायद कभी-कभी थोड़ा अजीब या डरावना भी लगेगा? ये सवाल आने वाले समय में और भी दिलचस्प होता जाएगा।